आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बीना आंटी अनन्या को खींचकर एक छोटे से सोशल क्लब में ले गईं। वहाँ कुछ आंटियां मिलकर कार्ड्स और कुछ गेम्स खेल रही थीं। जैसे ही ग्रे कोट वाली आंटी ने बीना आंटी को देखा, उन्होंने तुरंत बीना आंटी की तरफ हाथ हिलाया। बीना आंटी की माँ यहाँ थी। आओ खेलो, मैं बस जा रही हूँ। विमला काकी, आप तो नॉर्मली डिनर टाइम तक खेलती है ना, फिर आप अभी क्यों जा रही हैं? बीना आंटी ने पूछा। क्या तुम देख नहीं सकती कि बाहर बारिश हो रही है? मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, विमला काकी ने खड़े हुए कहा और अपनी सीट बीना आंटी को दे दी। बीना आंटी अनन्या को भी वहाँ ले गई और बोली, इतनी जल्दी मत जाओ, देखो मैं आपके लिए मेरी फ्रेंड को लेकर आई हूँ, एक बार उसे दिखा दो। ये एक डॉक्टर है और काफी टैलेंटेड भी है। जब लास्ट टाइम मेरा पैर टूट गया था तब इसी ने उसे ठीक किया था और कोई इशू हुए बिना उसे रिकवर किया था। विमला काकी ने अनन्या की तरफ देखा और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं घर जाकर रेस्ट करती हूँ। एक यंग औरत उनकी बीमारी कैसे ठीक कर सकती है? लेकिन जैसे ही विमला आंटी जाने लगी, बीना आंटी ने उन्हें फिर से रोका। डॉक्टर अनन्या सच में टैलेंटेड है, एक बार उसे अपनी पल्स चेक तो करने दो। विमला काकी मना नहीं कर सकी। आखिरकार ये एक नॉर्मल पल्स चेक थी, इसलिए वो सीट पर बैठ गई और बोली, बेटा माफ करना, तुम्हें परेशान कर रही हूँ। बीना आंटी ने जल्दी से अनन्या को सबसे मिलवाया। ये लड़की अनन्या है, लेकिन इसे हर कोई डॉक्टर अनन्या कहकर बुलाता है। डॉक्टर अनन्या, ये हैं विमला काकी, सविता आंटी, राधा आंटी, मीना आंटी और प्रिया आंटी। अनन्या से मिलने के बाद सभी आंटियां अपने गेम खेलने में बिजी हो गईं, लेकिन अनन्या विमला काकी के सामने बैठ गई। अनन्या ने अपनी 3 उंगलियां विमला काकी के हाथ पर रखी और उनकी पल्स चेक करने लगी। 2 मिनट बाद अनन्या ने फाइनली अपना हाथ हटाया और फिर विमला काकी के कान में कहा, विमला काकी, आपका पैर ठीक है, आपको आपके हिप में दर्द हो रहा है ना? विमला काकी ने अनन्या को हैरानी से देखा। ये औरत जवान थी, लेकिन वो सच में केपेबल थी। ये सच था कि दर्द विमला आंटी के पैरों में नहीं था। वो बस शर्मा रही थी सबको बताने में कि उन्हें दर्द हिप्स में हो रहा था, और फिर ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने सबको बताया कि उनके पैरों में दर्द हो रहा था। उनकी फैमिली के बिना कोई भी उनके दर्द के बारे में नहीं जानता था। कौन सोच सकता था कि ये लड़की सिर्फ पल्स चेक कर इतना सब बता देने में स्किल्ड होगी। लेकिन न केवल उसके मेडिकल स्किल्स अच्छे थे, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। अनन्या जानती थी विमला काकी अपनी इस कंडीशन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए अनन्या ने सब कुछ उनके कान में कहा। अनन्या सीधा बैठ गई और नॉर्मल टोन में कहा, विमला काकी, ये सब कुछ सालों पहले गिरने की वजह से हुआ है। तब आपको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला और आपने लापरवाही दिखाते हुए ठंड में इसे एक्सपोज किया, इसलिए तब से ही आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। ये आपको कम से कम 10 सालों से तकलीफ हो रही है। विमला काकी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसे 10 साल हो गए हैं। जब भी बारिश होती है ये दर्द करता है। कभी भी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि बिल्कुल सहन नहीं होता, और तब वो न बैठ सकती हैं और न खड़ी हो सकती हैं। तब वो सिर्फ लेटे रह सकती हैं। अभी तो ये दर्द केवल बारिशों में होता है, लेकिन आगे कुछ सालों में ये बिना बारिश के भी परेशान करेगा। आपको सच में इसका इलाज करवाना चाहिए। अनन्या ने विमला काकी की बाजू के एक्यूपॉइंट को दबाते हुए कहा। तभी विमला काकी दर्द नहीं सह सकी, इसलिए वो धीरे से चिल्ला दी, अचानक से सभी ने विमला काकी और अनन्या की तरफ चिंता से देखा। थोड़ी देर उस एक्यूपॉइंट को दबाने के बाद अनन्या ने धीरे धीरे अपना प्रेशर कम किया और फिर हल्के हाथ से मसाज की। विमला काकी ने अनन्या को देखा और स्माइल करते हुए कहा, बेटा अब ये ज्यादा दर्द नहीं कर रहा। बोलते हुए वो जरा देर खड़ी हुई और फिर बैठ गईं। सच में पहले जितना दर्द नहीं हो रहा था। विमला काकी, अब से जब भी बारिश हो आप इस एक्यूपॉइंट को दबा सकती हैं, जो आपकी बाजू में है। ऐसा करने से न केवल आपका उस टाइम का दर्द कम होगा, बल्कि इसे लगातार दबाते रहने से आपको दर्द से धीरे धीरे राहत मिल जाएगी। इससे ये ठीक हो जाएगा? विमला काकी ने पूछा। इस एक्यूपॉइंट को वीक में 1-2 बार दबाइए और साथ ही एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट भी लीजिए। आपका दर्द 6 महीने में ठीक हो जाएगा, और भले ही अगर ये पूरी तरह से ठीक नहीं भी होता है, फिर भी आपको हर बारिश में ये दर्द नहीं हुआ करेगा। अनन्या ने जवाब दिया, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। विमला काकी ने खुश होते हुए कहा और फिर वो बीना आंटी की तरफ पलटी और बोली, बीना, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिल गया? अगर मेरी पुरानी बीमारी ठीक हो गई तब मैं तुम लोगों को अच्छे से थैंक यू कहूंगी। कार्ड्स खेलते हुए बीना आंटी ने स्माइल की और कहा, आपको पता है ना, मेरे बेटे का हवा सड़क पर एक स्टोर है। डॉक्टर अनन्या और उसके दादाजी का वहाँ पर क्लिनिक है। हवा सड़क पर ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि ये दोनों कितने अच्छे इंसान हैं और कितने टैलेंटेड हैं। लास्ट टाइम जब मेरा पैर टूट गया था, हर किसी ने कहा था कि मुझे चलने में दिक्कत रहेगी, पर देखो मैं अभी कितनी ठीक हूँ। मैं किसी चीज से नहीं डरती। बीना आंटी, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अच्छे से खुद का ध्यान रखा था, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनन्या ने शर्माते हुए कहा। बीना आंटी ने अनन्या की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, इसलिए अनन्या को थोड़ी सी शर्म आ रही थी। आखिरकार वो बस एक नॉर्मल डॉक्टर थी। बीना आंटी ने देखा कि अनन्या विमला आंटी का इलाज करने के बाद चुपचाप बैठी थी। वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी, इसलिए उन्होंने अनन्या की मदद करने की कोशिश की और वो बोली, आप लोगों ने पदम जैन की फैमिली के साथ हुई घटना के बारे में सुना है? वो मिडिल एज औरत जो अनन्या के क्लिनिक के बाहर थी, उसके मरे हुए पति का नाम पदम जैन था। विमला काकी जो अब खेल नहीं रही थी और अब उनको ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत बातों पर गौर किया और कहा, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैं इस बारे में जानती हूँ, ये एक बड़ी घटना थी। वो किसी गलत डॉक्टर की गलत दवाई देने से मर गए थे। राधा आंटी कार्ड लेते हुए गहरी सांस लेकर बोली, ये काफी गलत बात है। पदम जैन अभी 60 साल के भी नहीं थे और उनके बच्चों की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। बीना आंटी ने कहा, क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ माइल्ड नहीं होती? 2 डोज कैसे किसी इंसान को मार सकते हैं? यहाँ पक्का ही कुछ प्रॉब्लम है। सच में? राधा आंटी ने पूछा। बीना आंटी के बोलने से पहले ही प्रिया आंटी ने अचानक कहा, ये हो सकता है। उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज धीरे की और कहा, पदम जैन की फैमिली मेरे घर के पास ही रहती है।
उन्होंने अभी हाल ही में अपने दिल का इलाज करवाया था और उन्हें पता चला था कि उनका बेटा उनका नहीं है। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि वो गुस्से से मरा था। आज सुबह उनकी बेटी गुस्से से घर से बाहर निकली और अपनी माँ पर ब्लेम कर रही थी कि उसकी माँ ने उसके बाप को मार दिया था। वो ये भी कह रही थी कि उसका भाई उसका सगा भाई नहीं है और उसके बाप का मेडिकल कंपनसेशन उसे और उसकी दादी को मिलना चाहिए और उसकी माँ और उसका भाई एक पैसा भी डिजर्व नहीं करते। मुझे डर है कहीं मेडिकल धोखेबाजी ना हो। ये सुनकर अनन्या हैरान रह गई। बीना आंटी को अनन्या के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे पता है वो लोग हमारी डॉक्टर अनन्या को बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि वो एक ईमानदार लड़की है। सभी आंटियां बीना आंटी की तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, क्या डॉक्टर अनन्या वो डॉक्टर थी? मैंने वो दवाई नहीं लिख कर दी। मैं उस टाइम कुछ दिनों के लिए क्लिनिक में नहीं थी, तब मेरी कजिन क्लिनिक संभाल रही थी और उसी ने ये दवाई लिखी थी। उसका लिखा एक प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था लेकिन बाकी सब माइल्ड थी। लॉजिकली बोला जाए ये डेथ के लिए काफी नहीं हो सकता था, अनन्या ने समझाते हुए कहा। विमला काकी ने अनन्या को उनका इलाज करते देखा था, इसलिए वो सोचने लगी और फिर उसका साइड लेते हुए बोली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो किसी को ऑपरेशन टेबल तक ले जाएं। इससे कोई इंसान कैसे मर सकता था? पक्का ही वो लोग ये सब तुमसे पैसे लेने के लिए कर रहे थे। बीना आंटी ने प्रिया आंटी को देखते हुए कहा, हमें उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। मुझे पक्का पता है तुम्हारे घर की एंट्रेंस पर कैमरा लगा हुआ है, उसमें पक्का ही सारी रिकॉर्डिंग होगी। क्या तुम अपने बेटे से हमारे लिए एक कॉपी मांग सकती हो? अनन्या भी प्रिया आंटी की तरफ उम्मीद से देख रही थी और बोली, आंटी क्या आप ऐसा कर सकती हैं? क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? प्रिया आंटी थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, लेकिन बीना आंटी और विमला काकी उन्हें लगातार कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। आखिर में प्रिया आंटी मान गई और उन्होंने अपने बेटे को एक कॉल किया। बेटा, आज सुबह जो हमारे पड़ोस में लड़ाई हुई थी उसकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालो और मुझे भेज दो। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? बस मुझे भेज दो। फोन रखने के बाद वो अनन्या से बोली, जब ये मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएगा तब मैं इसे तुम्हें सेंड कर दूंगी। अनन्या खड़ी हुई और उन्हें थैंक यू कहने लगी और बोली, फ्यूचर में जब भी आप मेरे क्लिनिक पर आएंगी तब मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें लॉस नहीं करवा सकती, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा जरूर मिलना चाहिए, प्रिया आंटी ने स्माइल करते हुए कहा। दूसरी तरफ राधा आंटी अचानक से हंसने लगी और बोली, ओह आई एम सॉरी, मैं फिर से जीत गई। विमला काकी खड़ी हुई और जोर से हंसते हुए कहने लगी, राधा तुम अब तक एक भी सिंगल गेम नहीं जीत रही थी और अब जब से अनन्या तुम्हारे पीछे आकर बैठी है तब से तुम लगातार जीत रही हो। टेबल की दूसरी तरफ बैठी प्रिया आंटी ने अनन्या को हाथ हिलाते हुए कहा, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। मैं आज एक बार भी नहीं जीती, चलो देखते हैं क्या तुम्हारे पास बैठने से मैं जीतती हूँ या नहीं। ये पक्का ही एक इत्तेफाक है, राधा आंटी सच में लकी हैं। अनन्या ने प्रिया आंटी के पास बैठते हुए कहा और आगे बोली, अगर आप नहीं जीती तो आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, अगर मैं नहीं जीती तो मैं सोचूंगी कि मेरी किस्मत खराब चल रही है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि टेबल पर रखे मेरे पैसे पूरे खत्म होते ही मैं आगे गेम नहीं खेलूंगी। अपनी बात खत्म करने से पहले ही उन्होंने शो किया और वो बोली, सॉरी मैं जीत गई। फिर उन्होंने अनन्या को हग करते हुए कहा, डॉक्टर अनन्या सच में लकी हैं। मीना आंटी हाथ हिलाते हुए बोली, अनन्या आओ मेरे पास बैठो। तुम्हें किस बात की जल्दी है? मैं केवल एक बार जीती हूँ, तुम लोग पहले ही बहुत बार जीत चुके हो। मुझे कुछ और चांस जीतने दो। वापस नीचे बैठो, यहाँ बैठो, प्रिया आंटी बोली और अनन्या को जाने से रोकने लगी। अनन्या ये देखकर जोर से हंसने लगी। ये सच में ही एक इत्तेफाक था, लेकिन अनन्या के वहाँ फिर से बैठने के बाद प्रिया आंटी 2 और चांस जीत गई। प्रिया आंटी अपने पैसे गिनते हुए अनन्या से स्माइल करते हुए पूछने लगी, अनन्या क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा बेटा अभी भी सिंगल है और एक IT जीनियस है और एनुअल सैलरी भी काफी अच्छी है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? अगर अनन्या जैसी लकी लड़की शादी करके प्रिया आंटी के घर चली जाए तो कितना अच्छा होगा ना। मीना आंटी उनकी बात को रोकते हुए बोली, मुझे लगता है मेरा भतीजा ज्यादा सूटेबल है, वो हैंडसम है और एक सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। मुझे लगता है डॉक्टर अनन्या की जोड़ी उसके साथ ज्यादा अच्छी लगेगी, दोनों अच्छे दिखते हैं। प्रिया आंटी ने उन्हें देखा और अपसेट होते हुए बोली, तुम कह रही हो मेरा बेटा हैंडसम नहीं लगता? वो हैंडसम कैसे नहीं है? वो तुम्हारे भतीजे से तो ज्यादा ही हैंडसम लगता है। उधर दूसरी तरफ विमला काकी दोनों को चुप कराते हुए बोली, लड़ना बंद करो, मुझे लगता है मेरा बेटा ज्यादा सूटेबल है। डॉक्टर अनन्या मेरा बेटा 25 साल का है और उसका खुद का बिजनेस है, क्यों ना मैं उसे अभी कॉल करके यहीं बुला लूं ताकि वो तुमसे भी मिल ले। अनन्या को ये सब सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट FM पर। ये हर कोई उसके लिए मैच क्यों बता रहा था? अनन्या ने तुरंत विमला काकी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं नहीं। तभी क्लब का दरवाजा अचानक खुला और एक लंबा चौड़ा अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी अंदर आया। रूम की लाइट्स उसके हैंडसम चेहरे पर पड़ने लगी, जैसे कोई कहानी का हीरो वहाँ आया था। उसकी प्रेजेंस सच में बहुत अट्रैक्टिव थी। अनन्या ने उसे देखा और उसे लगा जैसे उसे बचाने वाला आ गया हो। सभी की बातों का जवाब देते हुए अनन्या बोली, आई एम सॉरी, मेरा फ्रेंड आ गया। जब अनन्या और सिद्धार्थ क्लब से बाहर निकले तब बारिश रुक चुकी थी। विजय कार में बैठा अपने फोन में गेम खेल रहा था। उसने उन दोनों को कार में बैठते हुए देखा और वो मजाक करते हुए बोला, अनन्या किसी को लगा कि तुम किडनैप हो गई हो, इसलिए वो तुम्हें ढूंढने आ गया। अनन्या ने जैसे ही अपने पास बैठे आदमी को देखा और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। एक पल पहले जब वो क्लब में आया था तब उन आंटियों ने अनन्या के लिए मैच ढूंढना बंद करके सिद्धार्थ और अनन्या के रिलेशनशिप के बारे में फोकस करके पूछना शुरू कर दिया। इन दोनों की शादी कब हुई? उनके बच्चे कब होंगे? अगर उनके बेटा हुआ तो क्या वो उनकी पोती से शादी कर सकता था? और अगर उनकी बेटी हुई तो क्या वो उनके पोते से शादी कर सकती थी? अनन्या और सिद्धार्थ भले ही रिलेशनशिप के स्टार्टिंग स्टेज पर भी नहीं थे और ये लोग उनके बच्चों की बातें कर रहे थे। उस कपल को नहीं पता था कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। जैसे ही अनन्या को वो वीडियो मिला वो तुरंत चले गए।
लेकिन अपनी अट्रैक्टिव वाइब्स को वहां छोड़ गए थे। अनन्या ने बीना आंटी से कहा था कि सब कुछ ठीक होने के बाद वो उन सभी आंटियों को थैंक यू कहने के लिए एक लंच डेट पर ले जाएगी। इस अटपटी सिचुएशन को हल्का करने के लिए अनन्या ने स्माइल की और विजय से कहा, मिस्टर विजय, मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे शायद मेरी हेल्प हो जाए। अनन्या ने बोलते हुए अपना फोन हिलाते हुए दिखाया। अच्छा, क्या मिला? विजय ने पूछा। हालांकि विजय बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, उसे अभी भी सच में यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या को कुछ यूजफुल मिला था। आखिरकार वो अनन्या को लकी नहीं मान रहा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया था जिसने उस विक्टिम की फैमिली को डिस्कस करते सुना और उन्हें रिकॉर्ड कर वीडियो बना लिया था। अनन्या ने अपने फोन में वीडियो चलाकर अपने फोन को तीनों के बीच रख दिया ताकि सब देख सकें। वीडियो में एक अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। उसके बाद एक मिडिल एज औरत उसके पीछे बाहर आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम कहाँ जा रही हो बदतमीज लड़की? क्या मैंने तुम्हें पैदा करके इतना बड़ा इसलिए किया ताकि तुम एक दिन मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो? वो लड़की चिल्लाकर बोली, हाँ, आपने मुझे पैदा किया और पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आपकी वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई। ये क्लेम का पैसा मुझे और मेरी दादी को मिलेगा, मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी। तभी एक लड़का बाहर आया और बोला, पागल लड़की, जल्दी मुझे भी कुछ पैसे ट्रांसफर करो। अगर मेरे पापा को ये नहीं पता चलता कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो तो वो गुस्से से मरते नहीं। तुम मुझसे पैसे कैसे मांग सकते हो? उस लड़की ने पूछा। अगर मैं नहीं होता तो मिस पटेल कभी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होती। क्या तुम सारा पैसा खुद के पास रखना चाहती हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उस लड़के ने शिकायत करते हुए कहा, लेकिन जीवन क्लिनिक में कंप्लेन करने मैं गई थी। तुम अपना घमंड अपने पास रखो और तुम्हारे पास कोई भी पैसे लेने का क्या हक है? उस लड़की ने गुस्से से कहते हुए अपनी माँ का हाथ हटाया और चली गई। उस टाइम वो मिडिल एज्ड औरत गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चिल्लाई, बदतमीज, तुम सच में पागल हो गई हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुमको डर नहीं लगता कि अगर तुम फंस गई तो? वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था और ज्यादा बातें भी नहीं थी, लेकिन ये काफी था साबित करने के लिए कि पदम जैन की डेथ सिंपल नहीं थी और मिस पटेल ने उन लोगों को जीवन क्लिनिक को बदनाम करने के लिए पैसे दिए थे। विजय ने वीडियो देखने के बाद एक स्माइल करते हुए कहा, ये इंसान का नेचर होता है कि जब उसे उसका फायदा दिखाई देता है तो वो अपना सब भूल जाता है। सिद्धार्थ ने विजय को देखा और कहा, मैं बाकी का सब तुम्हें संभालने देता हूँ। विजय पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन उसे जल्दी ही सिद्धार्थ की बात समझ आ गई। इसलिए विजय ने अपने दांत पीसे और कहा, हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये सब पटेल फैमिली ने किया है क्योंकि हमें सारी कहानी पता चल चुकी है, लेकिन बाहर के लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए कहा, जब तक ये किसी यूज की हो। अनन्या ने उन आदमियों की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि वो दोनों क्या कह रहे थे। अनन्या ने विजय को देखा और उसके बाद सिद्धार्थ को देखा और कहा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब था जब तक कि ये किसी यूज की हो? दूसरी तरफ सिद्धार्थ की नजरें डल थी और वो बोला, मिस्टर विजय इन सबसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। उसने तुम्हारा वीडियो देखा और डिसाइड किया है कि वो तुम्हारी इस मैटर को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अनन्या ये सुनकर हैरान भी हुई और खुश भी, और वो विजय की तरफ पलटकर बोली, सच में? तब तो मुझे तुम्हें भी इस वीडियो को आउट करने में हेल्प करने के लिए थैंक यू कहना पड़ेगा। विजय हैरान हो गया था। उसका चेहरा किसी औरत से भी ज्यादा अट्रैक्टिव था, खुश नहीं दिख रहा था और वो बोला, केवल इस वीडियो को आउट कर देने से कुछ नहीं होगा। क्या हम अभी इंटरनेट के युग में नहीं है? ये वीडियो मेरी सच्चाई साबित करने में एक प्रूफ का काम करेगा, लेकिन इंटरनेट युग लोगों को पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए भी परमिशन देता है। ये सच था। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे झूठे कमेंटेटर्स भी मौजूद थे। सिद्धि पटेल चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। अनन्या सोचने लगी और खुद से ही पूछने लगी, फिर अब हम क्या कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने अनन्या को देखा और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसा कि विजय ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए हाँ कहा है, वो पक्का ही ये सब अच्छे से हैंडल कर लेगा। माइंड गेम्स, विजय ने मन में सोचते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। अगर वो और सिद्धार्थ कार में साथ साथ नहीं बैठे होते, अगर वो ये नोटिस नहीं करते कि अनन्या थोड़ी देर के लिए गई थी और अगर सिद्धार्थ उसे देखने नहीं जाता, तो विजय सच में सोचता कि सिद्धार्थ ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर रखा था। अनन्या सच में लकी थी, लेकिन सिद्धार्थ से मिलना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। ये आदमी एक गंदे दिमाग वाला था, अंदर से भी बाहर से भी। अनन्या बस उसके हाथों में रखा एक इंग्रेडिएंट थी, जैसे कि कोई धीरे पकने वाला सब्सटेंस। टाइम के साथ अनन्या को एहसास हो जाएगा, तब वो उसके हाथों से नहीं निकल पाएगी। वो उसे अपने हाथों की गर्मी देकर कुक करके जिंदा ही खा जाएगा। वो बस अपने खाने का इंतजार कर रहा था। अनन्या ने विजय को चिंता में देखा तो उसे लगा विजय उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मिस्टर विजय एक बिजी आदमी है। मुझे लगता है यही बेस्ट होगा कि ये सब मैं खुद हैंडल करूं। सच में विजय अनन्या की हेल्प करना चाहता था। वो बस इसलिए दुखी था क्योंकि वो सिद्धार्थ से शर्त हार गया था। इसलिए जब उसे लगा कि अनन्या अजीब बर्ताव कर रही है, तो वो तुरंत बोला, मैं बिजी नहीं हूँ, ये एक छोटा सा मैटर है। अनन्या ने सोचा कि ये फ्रेंड होने के नाते कह रहा था, तो उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई। विजय जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला था, उसने सिद्धार्थ की स्माइल नोटिस कर ली और अचानक चुप हो गया और सोचने लगा, कुछ सही नहीं था। ऐसा क्यों लग रहा था कि वो दोनों साथ मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने अनन्या से कहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में ये बहुत डर रहा है, क्योंकि इसे डर है कहीं ये अच्छे से हैंडल नहीं कर सका तो ये बहुत शर्मिंदा हो जाएगा और फिर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। विजय को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, मैं कौन हूँ? मैं विजय हूँ। अनन्या, क्या तुम ये छोटा सा मैटर मेरे हाथों में छोड़ सकती हो? लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे खुद को एक थप्पड़ मारने का मन किया।
वो जानता था कि सिद्धार्थ और अनन्या ने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया था और वो उनकी चाल में फंस गया था। दोनों ही एक जैसे थे, चालाक कपल। अनन्या ने क्लिनिक लौटने के बाद सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाया और ऑनलाइन गई। उसने जो भी कमेंट्स देखे वो सब पदम जैन और उनकी फैमिली के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। लोग अनन्या को इमोरल, इनह्यूमन और मर्डरर, जिसे नरक में जलना चाहिए, कह रहे थे। जब अनन्या ने इस तरह के कमेंट्स देखे तो वो इसमें कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन वो थोड़ा अपसेट हो गई थी। कोई भी इंसान इस तरह के कमेंट्स देखकर अपसेट कैसे नहीं होगा। तभी अचानक अनन्या को एक फिल्म ध्यान आई जो उसने काफी टाइम पहले देखी थी। उस फिल्म में जो फीमेल एक्ट्रेस थी, उसने पब्लिक बस में अपनी सीट एक बूढ़े को नहीं दी तो उसे बहुत मारा गया था और उसे मिस्ट्रेस जैसे वर्ड्स बोलकर इंसल्ट किया गया। इंटरनेट पर उसका वीडियो वायरल होने से सब उसे बुरा कहने लगे और लोगों के गुस्से को और हवा मिल गई। जब एक टेलीविजन रिपोर्टर ने उसका माफी का वीडियो रिकॉर्ड किया पर उसे ब्रॉडकास्ट नहीं किया। आखिर में उसे अपनी जान देनी पड़ी। ऑनलाइन वायलेंस एक ना दिखने वाले खंजर जैसी होती है जो एक इंसान को हर्ट करने और उस पर अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए काफी होती है। अनन्या जैसे जैसे उन कमेंट्स को ऑनलाइन देख रही थी उसे बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके दिल में सुइयां चुभा दी हों। सिद्धार्थ ने जैसे ही अनन्या का उदास चेहरा देखा और उसके पास आया, फिर उसने अनन्या के हाथों से मोबाइल ले लिया और उसे लॉक करके साइड में रख दिया। अनन्या ने सिद्धार्थ को हैरानी से देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ऑनलाइन बहुत सारे कमेंट्स गुस्से में लिखे गए थे। उनमें से ज्यादातर में कोई लॉजिक तक नहीं था। इन लोगों से सच और सही गलत की बातें करना ऐसा था जैसे कानून अपने अपराधी से बात कर रहा हो। सिद्धार्थ ने कहा, क्या वो अनन्या को दिलासा दे रहा था? अनन्या उसे कुछ सेकंड्स तक देखती रही और फिर स्माइल करते हुए सिद्धार्थ से बोली, एक ईमानदार इंसान को ऐसे फालतू के झूठे आरोपों से डरना नहीं चाहिए। मेरे पास सच्चाई है ना? अक्सर जब औरतें ऐसी सिचुएशन में स्माइल करती हैं तो उनकी स्माइल लाइट और डल होती है। उसमें थोड़ी सी उदासी होती है, लेकिन अनन्या की स्माइल चमकदार और अच्छी थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके आसपास भी सब चमकता हुआ दिख रहा था। सिद्धार्थ टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपा रहा था। जैसे ही उसने अनन्या को देखा उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सिद्धार्थ को थोड़ा सा गुम देखकर उसने अपने शब्द फिर से दोहराए, है ना? सिद्धार्थ ने देखा कि अनन्या उसे घूर रही थी। अनन्या के लिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। सिद्धार्थ उन्हें टेस्ट करना चाहता था। सिद्धार्थ ने अचानक अनन्या को इग्नोर किया और पलटकर बोला, मैं बहरा नहीं हूँ। सिद्धार्थ की टोन भी फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन अनन्या को भी फील हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यहाँ तक कि वो जो अफेक्शन फील कर रही थी वो बता भी नहीं सकती थी। अनन्या सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, सिद्धार्थ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है। तुम मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते? जैसे ही सिद्धार्थ कुछ बोलने वाला था तभी अचानक अनन्या ने कहा, तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचकर बदले में मुझसे कुछ पूछने का प्लान तो नहीं कर रहे हो ना? क्या तुम्हें नहीं दिखता अभी मेरी क्या हालत है? तभी अचानक क्लिनिक का दरवाजा खुला और तेज आवाज ने उनकी बातचीत को डिस्टर्ब कर दिया। सब लोग कहाँ हैं? अनन्या ने दरवाजे की तरफ देखा और देखा कि पुलिस की वर्दी में दो आदमी अंदर चलकर आए। उनमें से एक ने अनन्या और सिद्धार्थ की तरफ देखा और पूछा, इस क्लिनिक का बॉस कौन है? जैसे ही अनन्या उनके पास जाकर पूछने वाली थी कि क्या चल रहा था, इतने में सिद्धार्थ ने पहले पूछ लिया। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या बात है? सिद्धार्थ को पहले बात करता देख पुलिस वाले को लगा कि सिद्धार्थ ही इस क्लिनिक का बॉस है, इसलिए उसने उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से पूछा, क्या तुम इस क्लिनिक के बॉस हो? क्या तुम ही हो जिसने एक पेशेंट को मार दिया था? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इसके लिए पैसा देना पड़ेगा? आओ इसे अरेस्ट करो। अनन्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दो पुलिस ऑफिसर्स आकर बिना मैटर को क्लियर किए डायरेक्टली किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। पक्का ये दोनों आदमी सिद्धि पटेल ने भेजे थे। अनन्या ने उसके असिस्टेंट का ऑफर ठुकरा दिया था, इसीलिए उसी ने इस आग में घी डालने का काम किया था। ये सब सोचकर अनन्या तुरंत भागकर आगे गई और चिल्लाकर बोली, मैं यहाँ की बॉस हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैंने क्या किया है जो आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं? सिद्धार्थ ने तुरंत अनन्या का हाथ पकड़कर उसे खुद के पीछे कर दिया। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने हाथ जेब में डाले और आगे बढ़ते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो? वो पुलिस वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सिद्धार्थ को इस तरह अपनी तरफ आता देख उसे डर लगने लगा और वो कुछ कदम पीछे हो गया। लेकिन जरा सी देर बाद ही वो फिर अपने साथ वाले आदमी से चिल्लाते हुए बोला, टाइम बर्बाद मत करो, इसे अरेस्ट करो और ले चलो। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। वो पहले की तरह ही शांत था और वहीं खड़ा रहा। लेकिन अनन्या कुछ परेशान सी लग रही थी, इसलिए वो सिद्धार्थ के पास आई। उसके बाद अनन्या ने उन पुलिस वालों से कहा, आप लोगों ने ये बहुत गलत किया है। क्या आपको लॉ के बारे में नहीं पता है? अनन्या को याद आया कि सिद्धार्थ भी एक पुलिस ऑफिसर को जानता था, इसलिए अनन्या को लगा कि उन पुलिस वालों को उसे ही अरेस्ट करना चाहिए। कम से कम सिद्धार्थ उसे बचाने का रास्ता ढूंढ लेगा, जबकि सिद्धार्थ के अरेस्ट होने पर अनन्या उसे नहीं बचा सकेगी। उसी टाइम क्लिनिक में कोई और भी आया, एक घमंडी औरत जिसने एक ब्रांडेड हैंडबैग ले रखा था और हाई हील्स पहने हुए चल रही थी। उस औरत ने सारे क्लिनिक को अच्छे से देखा और कहा, ये क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? उसकी बॉडी का हर एक पार्ट बता रहा था कि वो यहाँ शो देखने आई थी। सिद्धार्थ और अनन्या ने सिद्धि पटेल को ना शौक से और ना गुस्से से देखा। उसी ने ये सब प्लान किया था। अगर वो यहाँ ये देखने नहीं आती तो ये शो क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचता? लेकिन सिद्धार्थ के लिए वो जैसे हवा थी। अनन्या जोर से हंसने लगी और बोली, मैं सोच ही रही थी कि मुझे कहीं दूर से अजीब सी स्मेल आ रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा था। अच्छा, तो वो तुम थी। सिद्धि पटेल ने उसे घूरा, फिर एक स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, एक बदमाश गेम खेल रहा है और वो एक प्लेयर को याद कर रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ कि वो तुम्हारे साथ खेले और तुम्हें हरा दे? तभी अनन्या सिद्धि को बुरी तरह से मारना चाहती थी। सब लोगों की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं। वो एक डॉक्टर थी, लेकिन वो एक नॉर्मल पर्सन भी थी।
जब अनन्या एक लाइफ बचा रही होती थी तो उसने कभी किसी अच्छे या बुरे में या किसी काइंड और मतलबी इंसान में कभी फर्क नहीं किया। आखिरकार अनन्या ने भी कभी उन लोगों पर अटैक नहीं किया जिन्होंने उस पर कोई अटैक नहीं किया था। लेकिन जब से ये औरत उसे बर्बाद करना चाहती थी तब से नेचुरली ही अनन्या उसे जल्द से जल्द मारना चाहती थी। जब सिद्धि ने अनन्या की बातें सुनी तो सिद्धि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनन्या, एक इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अपने आप को इतना भी महान मत समझो। तुम्हारे पास अभी भी चांस है और तुम्हें इसे रोकना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तुम हैंडल नहीं कर सकती, नहीं तो तुम बिना ये रियलाइज करे ही मर जाओगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? सिद्धि ने कहा। मैं किसे हैंडल नहीं कर सकती? तुम्हें? क्या तुम खुद को पुराने जमाने की एक राजकुमारी समझती हो? कोई कुछ भी चाहेगा वो कर लेगा क्या? अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो क्या तुम मुझे मार डालोगी? अनन्या शांत रहकर बात कर रही थी। उसके शब्द भी नॉर्मल थे, लेकिन उसकी बातों में मजाक था और उसका मतलब भी कुछ और ही था, पर उसका एटीट्यूड मजबूत और स्ट्रॉन्ग था। सिद्धि की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फाइनली उसने अपना लास्ट मूव चला और अपने बैग में से एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाला और बोली, हर कोई तुम्हारे क्लिनिक के मैटर के बारे में सुन चुका है। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दोगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, नहीं तो तुम्हें इन पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाना पड़ेगा। जैसा कि पहले से ही पता था कि वो पुलिस ऑफिसर्स सिद्धि के ही भेजे हुए आदमी थे, लेकिन वो सच में उन आदमियों को अनन्या को ले जाने देना नहीं चाहती थी। आखिरकार ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसका असली मकसद तो ये था कि अनन्या डर जाए और गिव अप करके पेपर साइन कर दे और उसे क्लिनिक बेच दे। वो चाहती थी कि अनन्या जागे और उसके ऑफर को ठुकराना बंद करे। लेकिन ये सब बातें सुनने और सोचने के बाद अनन्या ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और जोर से हंसने लगी और बोली, ये क्लिनिक मेरा है। अगर मैं इसे बेचने के लिए नहीं मानती तो भी ये क्लिनिक मेरा ही रहेगा, और अगर मैं जेल भी चली जाऊं तब भी ये मेरा ही रहेगा। अनन्या को शक था कि कहीं उसे जेल जाना न पड़ जाए। ये सच था कि क्लिनिक से दवाई दी गई थी, लेकिन अनन्या ने किसी को नहीं मारा था। वो सच्ची थी, इसलिए अनन्या ने ये मानने से मना कर दिया था कि इस दुनिया में कोई न्याय नहीं था। अनन्या का डोमिनेटेड एटीट्यूड देखकर सिद्धि की आंखें शौक से खुली की खुली रह गईं। उसकी नजरें खंजर की तरह तीखी थी कि वो खून निकाल दे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। इस पुराने क्लिनिक में एकदम शांति छा गई थी जब तक कि कोई बोला नहीं। सिद्धार्थ, जो अब तक चुप था, वो इस पॉइंट पर आकर बोला, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब तक कि तुम इस जीवन क्लिनिक को बेचना नहीं चाहोगी तब तक ये तुम्हारा ही रहेगा। उसके एटीट्यूड में ना घमंड था और ना ही कोई गलत बात, लेकिन ये समुद्र की हजारों लहरों की तरह पावरफुल था और उसने सबको हिला कर रख दिया था। सिद्धि गुस्से से हंसने लगी और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर फेंका और कहा, अगर तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बोलने के बाद वो पलटी, लेकिन वो गई नहीं, बल्कि उसने उन दोनों पुलिस वालों की तरफ देखा। जो पुलिस वाला पहले बोल रहा था वो सिद्धि का हिंट पाकर तुरंत चिल्लाया, जैसा कि अब तुम दोनों ही खुद को इस क्लिनिक का बॉस बता रहे हो, तो तुम दोनों को ही हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उस आदमी ने 2 हथकड़ियां निकाली और अनन्या की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अनन्या को छूने से पहले ही सिद्धार्थ ने उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और मोड़ दिया। सभी ने उस आदमी के हाथ से हड्डी टूटने की आवाज सुनी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ तोड़ दिया था। उसके बाद सिद्धार्थ ने उसे जोर से धक्का दिया और वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा पुलिस वाला ये देखकर थोड़ा डर गया। उसने अचानक से ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से कहा, एक पुलिस ऑफिसर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो पुलिस वाला जमीन पर गिरा हुआ था उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो अपना चोट वाला हाथ ऊपर करते हुए बोला, जल्दी करो और मुझे उठाओ। मैं उससे अच्छे से सवाल करना चाहता हूँ। बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बज रहा था और पुलिस की एक टीम अचानक वहां आ गई। कौन है जो मेरे एरिया में ये सब हंगामा कर रहा है? क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? अनन्या ने देखा कि नीरज दावे आया था। वो उस आदमी को ज्यादा तो नहीं जानती थी और उसने नीरज को 3 बार देखा था, लेकिन वो आदमी हमेशा सही के साथ होता था। अनन्या ने सिद्धार्थ को देखा और फिर नीरज से कहा, ये लोग मेरे क्लिनिक में मुझे परेशान करने आए हैं। मैं 3री पुलिस चौकी से हूँ। इस क्लिनिक ने किसी को जान से मार दिया। चोट लगे हुए पुलिस ऑफिसर ने समझाते हुए कहा, मुझे मतलब नहीं है कि तुम कहां से हो, यहाँ तक कि तुम्हारी यूनिफॉर्म भी टेम्पररी है। किसी को भी अरेस्ट करने का हक तुम लोगों को किसने दिया? नीरज ने बोलते हुए एक थप्पड़ उस आदमी के सर पर मारा और कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से हम पब्लिक सर्वेंट्स की इमेज लोगों में खराब हो चुकी है। उन दोनों आदमियों को असली पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया और हथकड़ियां पहना दी। उन दोनों को ले जाते टाइम उनमें से एक आदमी चिल्लाया, हम कैप्टन रॉय के आदमी हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग किसके लिए काम करते हो, इन लोगों को ले जाओ। नीरज ने अपने साथी पुलिस वालों को हाथ से इशारा करते हुए कहा। उन दोनों आदमियों को ले जाने के बाद नीरज ने सिद्धि की तरफ देखा और पूछा, क्या अभी यहाँ इन्हें परेशान करने आई हैं? सिद्धि ने नीरज को गुस्से में देखा और कहा, मेरा सरनेम पटेल है। नीरज ने उसे देखा और कहा, आपका सरनेम किसने पूछा? मैंने पूछा क्या आप भी यहाँ इन्हें परेशान करने आई हैं? सिद्धि को अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोच रही थी, ये पुलिस अफसर अंधा है, वो कैसे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ बिजनेस के लिए बात करने आई थी। वो किसी आम इंसान पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी,
इसलिए जैसे ही उसने पुलिस को जवाब दिया और वो जाने लगी, लेकिन अनन्या ने उसे रोक कर कहा, रुको। अनन्या ने टेबल पर से वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया और सिद्धि के मुंह पर फेंक दिया। उसके बाद एक अच्छी स्माइल देते हुए कहा, अपनी चीजें अपने साथ लेकर जाओ, मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चाहती जो तुम्हारा हो, एक पेपर भी नहीं। और रही बात मेरे क्लिनिक की, भले ही अगर ये बेकार भी हो, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सिद्धि ने अनन्या को गुस्से से देखा और उसकी नजरों में उसका घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और अनन्या से एक खराब टोन में कहा, ये अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम्हें अपने इस घमंड की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कहने के बाद सिद्धि इतना गुस्से में थी कि उसके दिल की आग अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। सिद्धि क्लिनिक खरीदना चाहती थी, लेकिन अनन्या ने उसे बेचने से मना कर दिया था। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए अब वो अनन्या को मजबूर करने आई थी कि वो खुद उससे अपना क्लिनिक खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करे। सिद्धि की पहले कभी इस तरह इंसल्ट नहीं हुई थी। इसे पता था कि नॉर्मल आयुर्वेदिक डॉक्टर उसकी इस तरह इंसल्ट करेगी, उसे इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। घर जाते टाइम सिद्धि अनन्या को नीचा दिखाने के बारे में सोच रही थी। इस बार उसे मेडिकल कंप्लेंट करने से भी ज्यादा कुछ करना था। वो अनन्या को उसके सामने घुटने पर बैठकर रोते हुए, भीख मांगते हुए देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इतना सब सोचते हुए फाइनली वो शांत हुई, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसने ऑनलाइन चेक किया। वो तुरंत शॉक्ड और गुस्से से भर गई और उसने गुस्से से पास रखा हुआ एक वाज जमीन पर फेंक दिया। ऑनलाइन क्या हुआ था? लतिका ने जरूर अनन्या की हेल्प की थी। क्या लतिका सच में सिद्धि के खिलाफ थी? क्या वो क्लिनिक को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी? सिद्धि डर गई थी और उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया और बोली, बेवकूफ, तुमने रिकॉर्ड के साथ क्या किया? जिस रिकॉर्ड के बारे में वो बात कर रही थी, असल में वो पदम जैन का हॉस्पिटल रिकॉर्ड था। ये प्रूव करता था कि पदम जैन को किडनी की सीरियस बीमारी थी, जिससे उसकी डेथ हुई थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और उसकी डेथ का जीवन क्लिनिक के प्रिस्क्रिप्शन से कुछ लेना देना नहीं था। उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन कैसे पब्लिश हुआ? लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो अब आने वाली थी। उस रिपोर्टर ने हवा सड़क के लोगों का इंटरव्यू लिया था। जब उन आंटियों ने सुना कि रिपोर्टर जीवन क्लिनिक में हुई घटना के बारे में पूछने वाली थी, वो सब तुरंत अपना काम छोड़कर अपने अपने विचारों को शेयर करने के लिए लड़ने लगी। ये कंप्लेंट फर्जी है। डॉक्टर सिंह के यहाँ ना होने पर वो लोग अनन्या को परेशान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनन्या को इस तरह से परेशान करना आसान है? हवा सड़क पर ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि अगर कोई बीमार होता है तो जीवन क्लिनिक से बेहतर भरोसे लायक जगह कोई और नहीं है। जब अनन्या के दादाजी जिंदा थे तो हम उन्हीं के पास इलाज कराने जाया करते थे, और फिर उनके गुजर जाने के बाद हम अनन्या और उनके छोटे बेटे डॉक्टर सिंह के पास जाया करते हैं। डॉक्टर अनन्या तो हवा सड़क का खजाना है। उसके यहाँ होने से हम सब रिलैक्स महसूस करते हैं। हवा सड़क का खजाना? इससे आप लोगों का क्या मतलब है? रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा। अरे, जब भी डॉक्टर अनन्या के पास फ्री टाइम होता है, वो हमारी पल्स चेक करने आ जाती हैं। वो हमारी बॉडी का ध्यान रखती हैं और हमें भी बताती हैं कि कैसे ध्यान रखना चाहिए। उसके होने से हमें लगता है कि हम लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। अगर डॉक्टर अनन्या ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज यहाँ डांस नहीं कर पा रही होती। हाँ, जब मेरा पोता प्री मैच्योर पैदा हुआ था तो वो स्वस्थ नहीं था। डॉक्टर अनन्या ने उसके लिए हर महीने पोषक तत्वों का पेस्ट बना कर दिया। अब वो 3 साल का है। वो एक बार भी बीमार नहीं पड़ा और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। पहले हवा सड़क की जिन आंटी ने इंटरव्यू दिया था, वो कह रही थी कि जीवन क्लिनिक तो लोगों को लूटता है। रिपोर्टर ने याद दिलाते हुए कहा। ये सुनकर सभी आंटियां तुरंत गुस्सा करने लगी। वो औरत हवा सड़क की नहीं थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ, हम लोग उसे नहीं जानते। वो अनन्या पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती थी? अच्छा है वो मुझे नहीं दिखी। अगर दिख जाती तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। सभी ने अनन्या और जीवन क्लिनिक को बचाने के लिए अपने विचार रखे। तभी अनन्या को जो वीडियो प्रिया आंटी ने दिया था, वो भी ऑनलाइन रिलीज हो चुका था और उसी के साथ एक लीगल नोटिस भी था, जिसमें लिखा था कि उन सभी लोगों पर केस किया जाएगा जिन्होंने अनन्या के लिए बहुत गंदे कमेंट्स लिखकर उसकी इंसल्ट की थी। इंटरनेट पर कचरा हो गया था। बहुत सारे लोग शॉक थे कि वो गलत शो एंजॉय कर रहे थे और गलत इंसान की बुराई कर रहे थे। पदम जैन की फैमिली और मिस पटेल नाम की औरत भोली जनता का फायदा एक सिंपल डॉक्टर को बदनाम करने के लिए कैसे कर सकती थी? इंटरनेट एक बार फिर भड़क उठा। वो सभी जो पहले अनन्या को डांट रहे थे, वो सब अब पदम जैन और मिस पटेल को बुरा भला कह रहे थे। लेकिन इस बार का विस्फोट पहले से भी बड़ा था। एक नागरिक ने मिस पटेल को पहचाना और बताया कि वो जयपुर शहर के चर्चित पटेल परिवार की बेटी सिद्धि पटेल थी। और एक और नागरिक ने ये बताया कि पटेल फैमिली ने जानबूझकर ये मेडिकल कंप्लेंट की थी क्योंकि वो जीवन क्लिनिक खरीदना चाहते थे और उसका बॉस अपना क्लिनिक उनको नहीं बेचना चाहता था। फाइनली पटेल फैमिली ने उनकी रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए ये सब हरकतें की। इसके बाद पटेल फैमिली के बाकी के हॉस्पिटल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया गया और पता चला कि वो हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट से ज्यादा पैसे लेकर उनका फायदा उठाया करते थे। और आजकल तो पटेल फैमिली के हॉस्पिटल्स का रोज कुछ न कुछ नया सच सामने आ रहा था। लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे कि पटेल्स केवल पैसों की फिक्र करते थे, वो तो फ्रॉड करने में माहिर हो गए थे और उनके लिए पेशेंट्स का इलाज करना कोई प्रायोरिटी नहीं थी। इसके अलावा उन पर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने बहुत से पेशेंट्स का इलाज गलत किया था, उन्हें सीरियस बीमारी से डराया था और उन्हें ज्यादा दवाइयां लिखकर दी थी। उनको पेशेंट्स के इलाज से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने पेशेंट से पैसे कमाना चाहते थे। अचानक से इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन की बाढ़ आ गई थी। हर कोई पटेल फैमिली के हॉस्पिटल्स को ब्लेम कर रहा था।
और उनकी बुराई कर रहा था। आखिर में पटेल फैमिली को इन सब से लड़ने के लिए अपने मैनेजमेंट को सामने लाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कितना कुछ किया, लेकिन वो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। पटेल फैमिली की बर्बाद होती रेपुटेशन की खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। आखिर में न केवल हेल्थ केयर बेस से पटेल हॉस्पिटल का नाम काटा गया, बल्कि उनका दिल्ली में एक्सपेंशन भी कैंसिल हो गया था। पटेल हॉस्पिटल के चेयरमैन यानी कि सिद्धि पटेल के डैड आनंद पटेल बहुत गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने ऑफिस टेबल पर रखा सभी सामान नीचे जमीन पर फेंक दिया। सिद्धि भी उन्हीं की तरह गुस्सा थी। अपने डैड के थोड़ा शांत होने पर वो उन्हें इस सिचुएशन को समझने में हेल्प करने लगी और बोली, ये लतिका थी, अनन्या ने उसको ठीक किया था, इसलिए उसी ने अनन्या की हेल्प की थी, नहीं तो किसी साधारण डॉक्टर की हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हो सकती थी। आनंद पटेल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक सिगरेट जलाई और एक सांस लेते हुए बोले, अब हमें फिलहाल वो क्लिनिक खरीदने का नहीं सोचना चाहिए। सिद्धि ने अपने डैड का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहा, डैड, अब जब चीजें यहाँ तक आ ही गई हैं तो हम क्यों? सिद्धि अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही आनंद पटेल ने कहा, नहीं, ये घटना जितनी सरल दिख रही है उतनी है नहीं। लतिका उतनी केपेबल नहीं है। मुझे ये अच्छे से पता करना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिद्धि ने अपना सिर हिलाया। ऑफिस से जाते टाइम सिद्धि ने पॉट प्लांट पर लात मारी और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, अनन्या, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अनन्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये मैटर सॉल्व हुआ या नहीं। वो बस इतना जानती थी कि पदम जैन की डेथ से जीवन क्लिनिक रिलेटेड नहीं था। अब जब चीजें इतनी आसानी से सॉल्व हो गई थी, अनन्या सिद्धार्थ को अच्छे से थैंक यू कहना चाहती थी और विजय और लतिका को भी। ऐसा लगता था कि इस घटना के बाद लतिका अनन्या को कॉल करने वाली थी। वैसे भी वो अनन्या से व्हाट्सएप पर बात करती रहती थी और अक्सर उसे एक्सप्लेनेशन देती रहती थी। तब उसका बैड लक था कि इंटरनेट पर लोगों के इतने झूठे कमेंट्स थे कि कोई अनन्या की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अनन्या सिद्धार्थ से स्माइल करते हुए बोली, मैं विजय को खाने की ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए विजय को कॉल करोगे? सिद्धार्थ सोफे पर फालतू बैठा था और रेस्ट कर रहा था। जैसे ही उसने अनन्या की रिक्वेस्ट सुनी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, नहीं। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए और वो सिद्धार्थ को बिना पलक झपकाए देखने लगी। लेकिन भले ही मैं विजय को ट्रीट ना भी दूं, लेकिन मुझे लतिका को थैंक यू कहने के लिए ट्रीट देनी ही है। विजय होटल में था जब उसे अनन्या का फोन आया। कॉल आने से ठीक पहले विजय कुछ वेरीफाई कर रहा था। उसके रूम के अंदर एक बहुत ही सुंदर औरत थी। वो सुंदर, सेक्सी, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव थी। उसकी जैसी औरत को सभी आदमी लोग पसंद करते थे। वो स्पेशली विजय को अट्रैक्ट करना चाह रही थी और उसे देखने लगी, लेकिन विजय ने उसे मिक्स्ड इमोशंस के साथ देखा। वो औरत अट्रैक्टिव, सेक्सी और सुंदर थी जैसा कि विजय को पसंद थी, लेकिन वो उसके करीब क्यों नहीं जा पा रहा था, बल्कि वो तो उसे खुद से दूर कर रहा था। पहले जब उसने लतिका को छुआ था तो उसे इस तरह का कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि लतिका एक आदमी थी? नहीं तो वो एक एक्सेप्शन क्यों थी? अब उसे क्या करना था? वो बिना खुद पर शक कराए उस औरत को दूर कैसे करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो एक फ्लर्ट करने वाला प्ले बॉय विजय था। अगर लोगों को पता चला कि वो एक औरत को खुद लाया और फिर उसे हाथ भी नहीं लगा पाया, तो क्या लोग उसका मजाक नहीं बनाएंगे? इसलिए जब उसका फोन बजा, हेल्पलेस विजय तुरंत उसे पिक करने के लिए भागा। जैसे ही उसने सुना कि अनन्या उसे खाने की ट्रीट देना चाहती थी, उसे तुरंत राहत मिली और उसने उस औरत को रूम से बाहर भेज दिया। लेकिन वो औरत विजय की तरफ गुस्से से पलटकर शिकायत करते हुए बोली, यंग मास्टर विजय। उस औरत की आवाज में बहुत गुस्सा था। विजय के ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। कौन जानता था कि औरत अट्रैक्टिव होने के साथ इतनी गुस्से वाली और शिकायत करने वाली भी हो सकती थी। ये सच में बहुत ज्यादा अजीब था। अनन्या ने अपने गेस्ट्स को राजस्थान रॉयल रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था और वो सब उसी टेबल पर बैठे जहां वो लास्ट टाइम बैठे थे। वाइन और खाना सर्व होने के बाद अनन्या ने अपना ग्लास उठाकर कहा, मेरी और जीवन क्लिनिक को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अब से आप सभी को कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो, आप लोग बताना, मैं जो कर सकती होंगी वो मैं पक्का करूंगी। बोलने के बाद अनन्या ने अपने ग्लास की वाइन पी। इन लोगों के बिना उसके जैसी एक सिंपल डॉक्टर बिना कोई सपोर्ट के और बैकअप के इस मैटर को इतना जल्दी और आराम से नहीं सॉल्व कर सकती थी। हाँ, और वो वीडियो भी जो प्रिया आंटी ने दिया था, अनन्या को नहीं पता था कि सिद्धार्थ उसकी साइड क्यों था। उसने सिद्धार्थ से पहले पूछा था, लेकिन उसके मना करने के बाद अनन्या ने फिर कभी उससे नहीं पूछा। लेकिन भले ही सिद्धार्थ बहुत चालाक था, पर वो एक जेंटलमैन भी था। कोई भी समझदार इंसान बता सकता था कि वो कुछ भी स्कीम प्लान नहीं कर रहा था। शायद सिद्धार्थ ने सच में ये अनन्या के लिए किया था, इसलिए उसने अनन्या को उसकी प्रॉब्लम से निकालने और अपने दुश्मनों को निपटाने में सपोर्ट किया था। और शायद इसका कोई दूसरा रीजन था, लेकिन अनन्या को अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो फीलिंग कि सिद्धार्थ उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। कुछ भी हो, वो सिद्धार्थ, विजय और लतिका के लिए बहुत थैंकफुल थी। उन लोगों ने सच में उसकी दिल से हेल्प की थी, इसलिए बदले में वो भी उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार थी। इस मोमेंट के बाद से वो उन सभी को सच में अपना फ्रेंड मान सकती थी। मुझे तुम्हारा सीधा बोलना पसंद आया, कहते हुए विजय ने अपनी वाइन का ग्लास भी खाली किया। उसके बाद लतिका ने भी वाइन पी, लेकिन सिद्धार्थ ने वाइन नहीं पी। विजय ने सिद्धार्थ को देखा और पूछा, सिद्धार्थ तुम क्यों नहीं पी रहे? सिद्धार्थ ने ग्लास रखते हुए कहा, मैं तुम लोगों की फैमिली हूँ,
विजय हैरान हुआ। उसके बाद विजय ने अनन्या को देखा। वो लतिका से बात करने में बिजी थी। धीरे धीरे बोलते और हंसते हुए अनन्या ने अपनी नजर घुमाई। सिद्धार्थ को इतनी सुंदर और प्यारी औरत कैसे मिल गई थी? थोड़ी देर बाद विजय ने लतिका को देखा। वो शांत और बोरिंग थी। जब वो पहले आया था तब वो जान करके लतिका से टकराया, लेकिन उसे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ, जैसा कि विजय के साथ पहले जो केस हुआ था। क्या इसका ये मतलब था कि वो उस औरत के साथ इसलिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था क्योंकि वो उसे जानता नहीं था? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विजय और अनन्या एक दूसरे को अब जानते थे, इसलिए विजय अनन्या के पैर को टच करके खुद का टेस्ट लेना चाहता था। जैसे ही विजय ने ये सोचा तभी उसका पैर मूव होने लगा, लेकिन विजय ने अचानक चम्मच की आवाज सुनी, जैसे कोई चम्मच बजा रहा था। तभी उसने अपना सिर घुमाकर देखना चाहा तो उसने देखा कि सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। तभी विजय ने अपने पैर पर सिद्धार्थ का पैर फील किया। विजय को दर्द महसूस हो रहा था और उसने अपना पैर साइड में कर लिया। दर्द सहते हुए विजय ने दुखी होकर सिद्धार्थ को देखा और कहा, तुमने मेरे पैर पर क्यों मारा? सिद्धार्थ ने उसे देखा और कहा, मुझे तुम्हारा इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा था। विजय हार गया था। वो कैसे नहीं समझ सका था कि सिद्धार्थ ने उसे जानबूझकर मारा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे अनन्या को टच करते हुए देख लिया था। विजय बस अनन्या को नॉर्मली टच करना चाहता था, वो उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहता था। क्या सिद्धार्थ जेलस और पॉजिटिव हो रहा था? सिद्धार्थ की इस तरह डोमिनेटिंग कर देने वाली नजर भयानक थी। विजय ने अपना चम्मच नीचे रखा और सिद्धार्थ को गुस्से से देखा और कहा, माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खाना खाते हुए अनन्या ने कंफ्यूज होकर अचानक गुस्सा करते हुए विजय की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही वो उन दोनों से पूछने वाली थी कि क्या हुआ, एक आदमी अचानक आया और उनकी टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। वो आदमी हैंडसम था और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लग रही थी और उसने अपने हाथ में रोज पकड़ा हुआ था। जब अनन्या ने उस हैंडसम आदमी को देखा तो उसने सोचा, जरूर ये आदमी लतिका से फ्लर्ट करने आया था। आखिरकार लतिका बहुत खूबसूरत थी। भले ही वो शांत रहती थी, लेकिन वो अपनी सुंदरता से किसी भी आदमी को पागल कर सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ लतिका सोच रही थी कि वो आदमी अनन्या से फ्लर्ट करने आया था। लतिका को लगता था कि अनन्या परफेक्ट है। अगर वो आदमी होती तो वो पक्का ही अनन्या से अट्रैक्ट हो जाती और उससे शादी करना चाहती। लेकिन रिजल्ट उनकी उम्मीदों से एकदम अलग था। वो रोज उनमें से किसी के लिए नहीं था, बल्कि विजय के लिए था। वो आदमी विजय की तरफ देख रहा था और उससे बोला, हेलो, मेरा नाम फरदीन है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात खत्म की, एक जोरदार धमाके की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। यहाँ तक कि टेबल पर रखी सारी डिशेस भी वाइब्रेट होने लगी। विजय ने अपने हाथ जोर से टेबल पर पटके। हैरान होते हुए विजय उसके पास गया और उसे बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो आदमी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। रोज लिए हुए आदमी ने रोज वहीं रख दिया और मुड़कर भाग गया। ये सब बहुत अजीब था। अनन्या भी ये देखकर शॉक्ड हो गई थी। लतिका भी शॉक्ड हो गई थी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। लेकिन सिद्धार्थ शांत था। वो जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। वो अनन्या की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। जाहिर था ये सब उसके लिए पहली बार नहीं था। विजय शक्ल से बहुत परेशान और उदास लग रहा था। ये देखते हुए अनन्या ने उसे नॉर्मल करने की कोशिश की और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पॉपुलर हो। दो औरतों की सुंदरता भी विजय के सुंदर हैंडसम फेस से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। औरत होने के नाते अनन्या और लतिका को थोड़ी शर्म आ रही थी। लेकिन अनन्या के शब्दों ने विजय को कंफर्ट नहीं दिया, बल्कि विजय को अब अचानक गुस्सा आने लगा और वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। अनन्या ये देखकर डर गई और वो भी तुरंत खड़ी हो गई। लेकिन सिद्धार्थ ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे वापस नीचे बैठा दिया और कहा, अच्छे से खाओ। लेकिन अनन्या ने चिंता करते हुए विजय को देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? विजय बहुत गुस्सा था। एक भयानक लुक के साथ वो उसी डायरेक्शन में भागा और चिल्लाया, मैं उस आदमी को उसका रोज लौटाने जा रहा हूँ। वो विजय था, खतरनाक और तेज दिमाग वाला। वो किसी से खुद को परेशान होने कैसे दे सकता था? लतिका ने विजय को देखा और कहा, वो तुम्हारे लिए रखकर गया है और तुम उसे देने जा रहे हो। अनन्या ने शौक से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सोचा, ओह गॉड, लतिका तुम सच में बहादुर हो जो तुमने ये कह दिया। विजय ने जैसे ही लतिका को देखा, उसका हैंडसम चेहरा तुरंत उतर गया। लतिका को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए वो तुरंत माफी मांगते हुए बोली, अब सॉरी। विजय उसका तुरंत रिस्पॉन्स देखकर हैरान हो गया था। विजय ने लतिका की आंखों में देखा। उसकी आंखें जैसे सर्दी भरी रात में स्टार हों। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे हर कोई प्यार करना चाहता था। इस विचार ने विजय को फिर से चेयर पर बैठने को मजबूर कर दिया था। उसके बाद वो इतराते हुए बोला, कुछ लोग सच में मेरी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी पहले आया था वो उसकी अटेंशन पाना चाहता था और अब लतिका भी वही कर रही थी, लेकिन उनके तरीके बहुत स्टूपिड थे। उन लोगों के लिए अच्छा था विजय समझदार और ओपन माइंडेड था, इसलिए उसने बुरा नहीं माना था। अनन्या और लतिका ने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्हें लगा विजय उस आदमी के लिए कह रहा था जो पहले आया था, इसलिए मूड को हल्का करने के लिए अनन्या ने वाइन का ग्लास उठाया और विजय के ग्लास से चीयर्स किया। अनन्या को ड्रिंक करने की ज्यादा आदत नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा पी नहीं सकती थी। 2 ग्लास पीने के बाद ही अनन्या नशे में हो गई थी। लेकिन अनन्या ने फिर भी लतिका से बात करते हुए थोड़ी और ड्रिंक कर ली। जब उसने ड्रिंक करना बंद कर दिया, तब तक वो बहुत ज्यादा नशे में हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ उस रात सिद्धार्थ ने एक घूंट भी अल्कोहल नहीं पी थी, इसलिए उसी ने ड्राइव करके सबको घर छोड़ा। कार से बाहर निकलने के बाद अनन्या सीधा नहीं चल पा रही थी। वो जैसे ही अपने घर की तरफ चलने लगी तो वो इधर उधर होते हुए चल रही थी, जैसे वो जमीन पर 8 बनाते हुए चल रही थी। ध्यान से। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।
आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लतिका एकदम से चिल्लाई और जल्दी से जाकर अनन्या को संभाला। थैंक यू, मैं ठीक हूँ, अनन्या ने सीधे खड़े होकर स्माइल करते हुए कहा। अनन्या की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे रात को आसमान में दो मून तारों के बीच चमक रहे थे। अनन्या को हिचकी आ रही थी और उसने सिद्धार्थ को देखा। उसने सिद्धार्थ की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, सिद्धार्थ, ऐसे साइड टू साइड चलना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिद्धार्थ तो बिना हिले सीधा खड़ा था। तो क्या हुआ अगर वो आदमी चुपचाप खड़ा था? ऐसा लग रहा था वो कुछ